हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल शिक्षा संगम 24 पर। दोस्तों हम बात कर रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था की, इंडियन पॉलिटी की, और इंडियन पॉलिटी के इस क्रम में हम पहुंच चुके थे लास्ट लेक्चर में सिटीजनशिप, नागरिकता, जिसमें हमने पढ़ा था। और अभी हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग 3 की आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो आपका चैप्टर है, यहाँ पर जो भाग 3 में आने वाला है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों की हम बात करेंगे। तो मौलिक अधिकार अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा विशेष चैप्टर है, अध्याय है। ठीक है, अपने आप में बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, और क्वेश्चंस को भी अगर हम उठा के रख दे तो कहीं ना कहीं ये फंडामेंटल राइट्स हम लोगों से जुड़े हुए हैं। ये सरकार द्वारा, राज्य द्वारा हमको दिए गए कुछ मौलिक अधिकार हैं जो केवल और केवल हमारे ही पास में है। तो कहीं ना कहीं इन भारतीय संविधान में लिखित इन मौलिक अधिकारों का सीधा कनेक्टिविटी जो किससे है, वो हम लोगों से है। तो हमें इन मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी होनी ही चाहिए कि राज्य द्वारा हम लोगों को, भारतीय नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। अगर कोई इन अधिकारों का उल्लंघन करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं या फिर हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो कैसे जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इनके ऊपर कैसे प्रोटेक्शन इनका करता है, तो वो हम सारी बातें लगभग करेंगे। तो आज का ये हमारा चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं क्या है। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों हमारे भारतीय संविधान का पार्ट 3 भाग 3, और इस भाग 3 के क्रम में हम आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक की बात करेंगे। आर्टिकल अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक की बात करेंगे, जिसमें हमारा चैप्टर आने वाला है दोस्तों फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार क्या है दोस्तों? आपको बताया है कि मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। ये राज्य के विरुद्ध अधिकार होते हैं, राइट्स अगेंस्ट स्टेट। क्या होता है दोस्तों? राज्य के विरुद्ध अधिकार, लिख लेना इस बात को। राज्य के विरुद्ध अधिकार, राज्य के विरुद्ध अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है। ये मौलिक अधिकार सीधा किसको दिए जाते हैं? नागरिकों को प्राप्त अधिकार होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके इतिहास की बात करते हैं, क्योंकि एक बार हम इसको पढ़ेंगे इतिहास के दृष्टिकोण से, और एक बार हम इसको पढ़ने वाले हैं एक्ट बेस या फिर अनुच्छेदों पर आधारित जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो किस प्रकार से सजाए हुए हैं हमारे भारतीय संविधान में, उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं, इतिहास की बात करते हैं। तो जब हम फंडामेंटल राइट्स की, मौलिक अधिकारों की इतिहास की बात करते हैं, तो दोस्तों फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों के इतिहास के क्रम में सबसे पहली जो बात आती है वो विश्व भर में सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स को कहाँ से लिया गया है या फिर किसने इनको बनाया था, वो सब बातें हम इसमें करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, उसी क्रम में ब्रिटेन एक ऐसा देश है, ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहां पर या फिर जिसके संविधान में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की बात की गई है, फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। लेकिन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, तो दोस्तों ये कब जोड़े गए? तो ये तो जोड़े गए 1689 में, 1689 में। लेकिन इनकी शुरुआत कैसे हुई, इनका स्टार्ट कैसे हुआ, एक बार हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड सबसे पहले, विश्व में सबसे पहले ये कहाँ पे शुरुआत हुआ? ये ब्रिटेन में इसकी शुरुआत हुई। और इसकी शुरुआत ब्रिटेन में कब हुई? तो 1215 में हुई। 1215 में इसकी शुरुआत कहाँ पे की गई दोस्तों? ब्रिटेन में की गई। लेकिन ब्रिटेन में जब मौलिक अधिकारों की शुरुआत की गई दोस्तों, ये कब की गई थी? 1215 में की गई थी। तो वहाँ के ब्रिटिश क्राउन थे, ब्रिटिश क्राउन जॉन थे, और इन जॉन भाई साहब ने क्या कहा था? इन मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा था। मैग्ना कार्टा का जो मतलब है, मीनिंग है, वो क्या है? अधिकार पत्र है। तो मैग्ना कार्टा इनको कहा गया था। लेकिन दोस्तों सबसे पहले इनकी शुरुआत जो ब्रिटेन ने 1215 में की थी, इन 1215 में लिखित जितने भी यहाँ पर बनाए गए जितने भी अधिकार थे, उनको ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया था, ब्रिटिश संविधान में नहीं लिखा गया था। तो आप नीचे की तरफ थोड़ा सा देखिएगा, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स को लिखा गया था। ये बात निश्चित है कि हाँ, सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स को किस संविधान में लिखा गया था, तो विश्व में सबसे पहले ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन फॉर्म में ये सब चीज़ें लिखी गई थी, लिखित रूप से ये सब चीज़ें आई थी। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आता है फ्रांस में 1789 में फ्रांस ये जो फ्रांसिस जो कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्रांस का जो संविधान है, फ्रांस के संविधान में 1789 में 1789 में इनको रखा गया है। और उसके बाद में 1791 में 1791 में यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में इन सब चीज़ों को लिखा गया है। तो जब हम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं दोस्तों, आपको याद रखना है कि कब जोड़ा गया, 1791 में जोड़ा गया। और जब यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं, यूएसए के संविधान की बात करते हैं, तो दोस्तों यूएसए का जो संविधान है वो ऐसा संविधान है कि विश्व में सबसे पुराना, विश्व का सबसे पहला संविधान जो लिखा गया था वो किसका लिखा गया था दोस्तों, सबसे पुराना संविधान किसका है, तो वो यूएस का है। क्लियर है क्या मेरी बात? तो दोस्तों यहाँ से क्या है, एक बात आप लोग लिखेगा कि जो हमारे ये मौलिक अधिकार हैं, जो हमारे ये फंडामेंटल राइट्स हैं, इन मौलिक अधिकारों को दोस्तों सबसे पहले, इन मौलिक अधिकारों को सबसे पहले कौन लेके आया, तो ब्रिटेन लेके आया। लेकिन भारतीय संविधान में इन मौलिक अधिकारों का जो वर्णन मिलता है, इनको कहाँ से एडॉप्ट किया गया है, कहाँ से उठाया गया है, ये बहुत बड़ा एक चर्चा का विषय अपने आप में है। तो दोस्तों भारतीय संविधान में वर्णित जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, ये सब चीज़ें कहाँ से एडॉप्ट की गई है, तो दोस्तों ये यूएसए से अडॉप्ट किया गया। कहां से अडॉप्ट किया गया दोस्तों, यूएसए से अडॉप्ट किया गया है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो अभी हमने देखा कि विश्व भर में किस प्रकार से इनकी शुरुआत हुई है। तो अभी हम देखते हैं कि आर्टिकल बेस, अनुच्छेद बेस हमारे जो मौलिक अधिकार है वो क्या है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं आगे। दोस्तों अब देखते हैं कि हमारे जो संविधान है, इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारतीय संविधान जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो जब 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था और इसको भारतीय संविधान के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक क्या रखा गया था दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स को रखा गया था, मौलिक अधिकारों को रखा गया था। जिस समय हमारा ये भारतीय संविधान लागू हुआ, जिस समय हमारा ये भारतीय संविधान लागू हुआ, उस समय हमारे लिए कुल 7 मौलिक अधिकार बनाए गए थे, 7 फंडामेंटल राइट्स बनाए गए थे। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि ये जो 7 मौलिक अधिकार थे, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ये सब थे उसमें। तो दोस्तों अब क्या हुआ, यहाँ पर 44वां संविधान संशोधन होता है, कॉन्स्टिट्यूंट जो अमेंडमेंट होता है या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या किया गया, आर्टिकल 31 को जो हमारा एक मौलिक अधिकार था, जिसको हम जानते थे राइट ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, इस राइट ऑफ प्रॉपर्टी को दोस्तों कन्वर्ट इनटू लीगल राइट, इसको कानूनी अधिकार बना दिया। क्या बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया। ये चीज आप लोग याद रखेंगे कि हमारा संविधान जिस दिन लागू हुआ था उस समय फंडामेंटल राइट्स की, मौलिक अधिकारों की जो संख्या थी वो 7 थी, लेकिन वर्तमान समय में हम मौलिक अधिकार देखते हैं 6। तो एक कौन सा मौलिक अधिकार है जिसको कानूनी अधिकार बना दिया, जिसको लीगल राइट बना दिया, जो हमारा वर्तमान में मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं रहा। तो दोस्तों वो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आर्टिकल 31 जिसमें आता था राइट ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, इस संपत्ति के अधिकार को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया किसमें, कानूनी अधिकार में। इसको क्या बना दिया, लीगल राइट बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया। तो खैर कोई बात नहीं, जो चीज़ हट गई वो हट गई, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ेंगे उसको भी। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं कि इन मौलिक अधिकारों के
क्रम में किस प्रकार से आर्टिकल के अंतर्गत इन बातों को सजाया हुआ है, कौन कौन से आर्टिकल में किन किन बातों को रखा गया है। तो इसके इनको मौलिक अधिकारों की शुरुआत करने से पहले दो इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल है, दो अनुच्छेद बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिनके बारे में हम लोग यहाँ से जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 12 की, क्योंकि आपको अभी मैंने बताया था कि हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक कौन है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे रखे गए हैं मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकारों के इस क्रम में, फंडामेंटल राइट्स के इस क्रम में आर्टिकल 12 उठाते हैं, अनुच्छेद 12 उठाते हैं। तो दोस्तों अनुच्छेद 12 देखिए, हमारे संविधान में दो जगह पर दो बार राज्य की परिभाषा की बात की गई है। एक बार की गई है आर्टिकल 12 में, एक बार की गई है आर्टिकल 36 में। आर्टिकल 12 में जो राज्य की परिभाषा है और आर्टिकल 36 में जो राज्य की परिभाषा है, इन दोनों में अंतर क्या है, तो वो चीज़ हम पढ़ेंगे कब, जब हम पढ़ेंगे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जब हम पढ़ने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जब हम पढ़ेंगे तब जाके हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल 12 में अनुच्छेद 12 के अंतर्गत जो राज्य की डेफिनेशन रखी गई है दोस्तों, राज्य की परिभाषा रखी गई है, इसका क्या मतलब है। देखिए दोस्तों, राज्य का मतलब क्या होता है, राज्य का मतलब क्या होता है, कोई एमपी, उत्तराखंड, यूपी, ये सब थोड़ा ही ना होता है राज्य का मतलब, ठीक है। राज्य का मतलब बिल्कुल होता है, लेकिन यहाँ पर इस भारतीय संविधान में राज्य शब्द का मतलब वो नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं। उस राज्य की परिभाषा नहीं कि उत्तराखंड राज्य है तो उसकी परिभाषा क्या है, यूपी है तो उसकी परिभाषा क्या है, ये सब चीज़ें वो नहीं है। यहाँ पर राज्य शब्द को डिफाइन किया गया किससे संबंध में, तो जैसे हमारा पार्लियामेंट हुआ, जैसे हमारा गवर्नमेंट हुआ, या फिर जो हमारा जैसे केंद्रीय जो सरकार होती है, उसके जितने भी निकाय होते हैं, जितने भी संस्थान होते हैं, वो सब चीज़ें कहाँ आ जाती है दोस्तों, राज्य में आ जाती हैं, स्टेट में आ जाती है। अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी भी है तो वो भी कहाँ आ जाती है, वो भी राज्य में आ जाती है। अगर कोई सरकारी कारखाना भी अगर होगा तो वो भी कहाँ आ जाएगा दोस्तों, वो भी राज्य के इस परिभाषा का एक अंग बन जाएगा, ठीक है। लेकिन दिक्कत एक हुई कि जिस समय 1991 में 1991 में आया दोस्त क्या, एलपीजी का मतलब क्या है, एलपीजी गैस नहीं, एलपीजी का मतलब है, यहाँ पर हम बात कर सकते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की जब हम बात करते हैं तो इसमें एक सबसे बड़ा चेंज क्या हुआ, एक वर्ड यहाँ पे रखा हुआ है प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। जिस समय 1991 में निजीकरण की शुरुआत हो गई, निजीकरण की शुरुआत होते ही हमारे जो मौलिक अधिकार है दोस्तों वो हो गए सीमित। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार हैं राज्यों के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट स्टेट। तो राज्य के विरुद्ध अधिकार है और राज्य क्या है, ये सब चीजें। तो एक बात बताइएगा आप लोग, एक सरकारी गवर्नमेंट कारखाना है और एक कोई प्राइवेट कारखाना है निजी, यहाँ पर काम करने वाले जितने भी व्यक्ति होंगे, चाहे वो एक पोस्ट पर रहने वाले जितने भी व्यक्ति होंगे, सबकी सैलरी एक, लड़की में, लड़के में, महिला पुरुष में कोई भेदभाव नहीं होगा, बूढ़े में, जवान में कोई भेदभाव नहीं होगा। इस पोस्ट पर रहने वाले के लिए एक ही सैलरी है जिसको डिसाइड करेगी सरकार। लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं प्राइवेट कंपनी में आप देखते हैं, अगर कोई लड़का है, कोई पुरुष है, तो उसका एज अगर 30 to 40 है तो सैलरी कितना, किसी भी काम के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए अगर 15,000 रुपये सैलरी उसको मिल रहा है, अगर वहाँ पर उसी पद पे महिला हो जाए तो महिला को क्या होगा, महिला के लिए वो सैलरी नहीं रहेगी, महिला के लिए वो सैलरी नहीं रहेगी। अब बात ये है, यहाँ पे कार्य की भी बात हम कर सकते हैं। अगर किसी, अब आप टीचर को ही ले लीजिए, आप टीचर को ही ले लीजिए, ये टीचिंग जो प्रोफेशन है इसमें क्या है, आप सरकारी टीचर देखते हैं, गवर्नमेंट टीचर्स आप देखते हैं। तो जो गवर्नमेंट टीचर्स जो होते हैं, तो दोस्तों चाहे वो लेडीज है चाहे वो जेंट्स है, उन दोनों का समान वेतन रहता है कि नहीं रहता है, इक्वल सैलरी रहता है कि नहीं रहता है।
तो अब वही चीज आप प्राइवेट उसमें दिखेगा। प्राइवेट स्कूलों में क्या होता है, एक टीचर अगर मैथ्स पढ़ा रहा है और अगर वो जेंट्स है तो उसकी सैलरी 10,000 रुपये पर मंथ होगी। लेकिन उसी की जगह एक टीचर जो लेडीज है और वो मैथ्स पढ़ा रही है तो उसकी सैलरी कितनी, 4 से 5,000। ऐसा क्यों भाई? तो अब हम डिमांड नहीं कर सकते सरकार से। अब हम सरकार को डिमांड ये नहीं कर सकते कि आप लोग क्या कर रहे हैं, या फिर ये प्राइवेट स्कूल हमारे समानता के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। क्योंकि एक तरफ आप 14 से 17 तक बात करते हैं किसकी, आप बात करते हैं आर्टिकल 14 में किसकी, समानता के अधिकार की बात करते हैं। लेकिन समानता के अधिकार की जब हम बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्राइवेट क्षेत्रों में क्या हो रहा है, उसका उल्लंघन किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारे मौलिक अधिकार है वो राज्य के विरुद्ध अधिकार है, किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध अधिकार नहीं है भाई। तो अब क्या होगा, इस एलपीजी के सिस्टम से हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो हो गए सीमित, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन होने लगा, चीजों का निजीकरण होने लगा। और हम लड़ते हैं मौलिक अधिकारों के लिए किससे, राज्य से। तो राज्य का तो उससे कोई मतलब ही नहीं रहा। क्यों? सरकारी संस्थानों की बात करते हैं, सरकार की बात करते हैं, स्थानीय निकायों की बात करते हैं, तो वो सब चीजें प्राइवेट थोड़ा ही ना हो जाएंगी। या प्राइवेट है क्या? नहीं है। तो कहीं ना कहीं जब 1991 में एलपीजी का सिस्टम आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की हम बात करते हैं, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो उससे हमारे मौलिक अधिकारों को क्या कर दिया गया, सीमित कर दिया। क्या गया, हो गया बस सीमित। आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर क्या दिया गया है, आर्टिकल 12 में क्या दिया गया है दोस्तों, आर्टिकल 12 में 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, राज्य को परिभाषित किया गया है अलग अलग तरीके से। और हम यहां पर पढ़ रहे हैं यूपीएसआई और किसी भी वनडे एग्जाम के लिए, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप बात करें पीसीएस मेंस लिखने की या आईएएस का मेंस लिखने की, तब चीजें इसके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि आपके लेवल पर खाली यही पूछा जाएगा कि राज्य की परिभाषा को कहां पर का वर्णन कहां पे किया गया है, तो आपको बताना पड़ेगा आर्टिकल 12 में किया गया है। क्लियर है क्या बात? तो अब यहां से आगे चलते हैं। आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 वह अनुच्छेद है इस भारतीय संविधान का जहां पर सबसे पहली बार विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। अगर आपको संपूर्ण संविधान में सबसे पहली बार विधि शब्द अगर कहीं पे दिखता है, लॉ अगर आपको कहीं पे दिखता है, तो दोस्तों वो कहां पे दिखेगा, आर्टिकल 13 में दिखेगा, आर्टिकल 13 में दिखेगा, अनुच्छेद 13 में दिखेगा। विधि की परिभाषा कहां पर है, आर्टिकल 13 में। और विधि मतलब संसद द्वारा बनाए गए कानून। संसद द्वारा बनाए गए कानून क्या है, विधि है, लॉ है। क्लियर है क्या मेरी बात? तो उनको कहां पे परिभाषित किया गया है, उनको परिभाषित किया गया है मेरे दोस्तों आर्टिकल 13 में। लेकिन ये आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13 हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जिन मौलिक अधिकारों की हम बात करते हैं, जो हमें राज्य के खिलाफ लड़ने का एक मौका देते हैं, अगर राज्य आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है, उल्लंघन करता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं कि हाँ हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, इनका हनन किया जा रहा है। तो आप किस बेस पे जा सकते हैं? ठीक है, आप लोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, आप लोग हाई कोर्ट में जा सकते हैं, बिल्कुल जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में जाइए, सर्वोच्च न्यायालय में जाइए, या फिर उच्च न्यायालय में जाइए, हाई कोर्ट में जाइए। आर्टिकल 32 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट आपको फंडामेंटल राइट्स को बचा लेगा। आर्टिकल 226 का यूज करके हाई कोर्ट आपको फंडामेंटल राइट्स को बचा लेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को आपके फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन का, क्योंकि प्रोटेक्शन करने का जो अधिकार है वो कौन देता है, तो वो उसको अनुमति देता है दोस्तों, आर्टिकल 13 देता है, अनुच्छेद 13 देता है। हम लोगों ने क्या समझा, दोबारा से एक बार बता देते हैं। देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जब हम बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स की, मौलिक अधिकारों के संरक्षण की दोस्तों हम लोग बात करते हैं, तो आपको यहां से जान लेना चाहिए कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, अगर स्टेट द्वारा, ये देखो राज्य द्वारा अगर इनका उल्लंघन किया जाता है या फिर दिक्कतें की जाती है इनके साथ में, तो इनका संरक्षण करने के लिए कौन बैठा है, हमारी जुडिशरी बैठी है, न्यायपालिका बैठी है।
और न्यायपालिका के बहुत सारे स्तर होते हैं, लेकिन उनमें से दो जो बेहद इंपॉर्टेंट है, क्या? एक तो सुप्रीम कोर्ट जिसको हम सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। और एक होता है हमारा उच्च न्यायालय। तो ये दो ऐसी जुडिशरी हैं जो हमारे मौलिक अधिकारों का क्या करेंगी? संरक्षण करेगी। लेकिन आर्टिकल 32 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण कर सकता है। आर्टिकल 226 का यूज करके, अनुच्छेद 226 का यूज करके जो उच्च न्यायालय है ये हमारे मौलिक अधिकारों का क्या करेगा? संरक्षण करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन दोनों को मौलिक अधिकारों का संरक्षण करने का जो अधिकार है या अनुमति है वो कौन प्रदान करता है? ये भी तो ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि न्यायपालिका को, उसने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात ही नहीं करी, उसने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात ही नहीं करी, उसने खाली आपसे ये पूछ लिया कि जुडिशरी को या फिर न्यायपालिका को मौलिक अधिकारों के संरक्षण की अनुमति या फिर ये अधिकार कौन से आर्टिकल द्वारा दिया गया है, तो ये आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। और वह आर्टिकल कौन है? आर्टिकल 13 है। आप वहां पर आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 नहीं कह सकते, क्योंकि आर्टिकल 226 का यूज करके हाई कोर्ट इनका संरक्षण करेगा, आर्टिकल 32 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट इसका यूज करेगा। लेकिन ये सब करने की अनुमति कौन देता है भाई साहब? आर्टिकल 13 देता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है क्या मेरी बात? तो आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा और यहाँ पर विधि को परिभाषित किया गया सबसे पहली बार, और दूसरी बात प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। अब हम देखते हैं दोस्तों आर्टिकल 14 से लेके हम यहाँ पर 32 तक की बात करेंगे, उसके बाद में फिर 3 आर्टिकल हम यहाँ पर अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो 7 मौलिक अधिकार थे जिनमें से अभी बचे हैं 6, आपको अभी बताया था कि किस प्रकार से यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया लीगल राइट में, किसको? संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, तो 6 मौलिक अधिकारों को सजाया गया है आर्टिकल 14 से लेके 32 तक। उसके बाद में 33, 34, 35 में अलग बातें, हालांकि मौलिक अधिकारों की ही बातें हैं। ठीक है, लेकिन वो अलग करेंगे। हमारे जो 6 मौलिक अधिकार सबसे मेन है वो कहां पर है? वो है आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 32 तक। तो आइए देखते हैं कि किस क्रम में वो सारे के सारे मौलिक अधिकार हैं और फिर उनको हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं उन सभी फंडामेंटल राइट्स की, उन सभी मौलिक अधिकारों की जो आपको भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 14 से लेके 32 तक जो सजाए रखे हैं हमारे भारतीय संविधान में। ठीक है दोस्तों, तो एक बार देख लेते हैं क्रम से उनको कि कौन कौन सा जो अधिकार है जो हमारे दिया गया है हम लोगों को। तो सबसे पहले इस क्रम में दोस्तों क्या होता है? राइट ऑफ इक्वालिटी आता है। क्या आता है दोस्तों? राइट ऑफ इक्वालिटी आता है। उसको हम क्या कहते हैं? समानता का अधिकार कहते हैं। जो समानता का अधिकार है दोस्तों, इस समानता के अधिकार में हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 14 to 18 अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक बात की गई है। किसकी दोस्तों? हमारे समानता के अधिकार की बात की गई है। समानता का मतलब यहाँ पर किस चीज़ से है दोस्तों, एक बार देख लेते हैं। हम वर्तमान समय में भी देख रहे हैं, हालांकि आज के समय में बहुत ही कम यहाँ पर भेदभाव देखने को मिलता है, डिस्क्रिमिनेशन की अगर हम बात करें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जरूर है। आज भी वर्तमान में कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, भेदभाव देखने को मिलता है, चाहे वो उच्च और निम्न जाति के आधार पर हो, चाहे वो आपका काले और गोरे के आधार पर हो, या फिर किसी भी चीज़ के आधार पर हो। लेकिन आज तक भी हमारे इस देश में जो समानता का अधिकार है इसका उल्लंघन किया जा रहा है। लेकिन बात किसके ऊपर होती है कि आप आवाज उठाओ, आपके संविधान को बचाने के लिए बैठे हैं, आपके मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। आप जाइए उनके पास में, अगर कोई चीज़ का आपका इसका उल्लंघन करता है, कोई आपके इसके ऊपर दिक्कत करता है, ठीक है, लेकिन जाए कौन? सबसे बड़ी बात यह है, हम लोग अपना शोषण होने देते हैं। ठीक है, कोई करता नहीं है, हम होने देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में सारे के सारे साधन तो हैं, लेकिन उन साधनों का एक सही ढंग से, उचित रूप से उनका जो प्रयोग करना है वो हमको नहीं पता है। तो दोस्तों देखेंगे इसमें कि किस किस प्रकार की यहाँ पे समानताओं की बात करी गई है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। इसी के बाद में हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें हम बात करते हैं आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक की। तो दोस्तों
तो दोस्तों यहाँ से बात होने वाली है किसके बारे में, स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। एक्चुअली क्या है, हमारा भारत देश लगभग प्राचीन काल से ही लगातार गुलाम होता आ रहा है। हम लोग हिस्ट्री में देखेंगे, ठीक है, प्राचीन काल से ही शुरू हो जाता है भारत का गुलाम बनना और ये स्थिति 1947 तक जारी रहती है, ठीक है। तो वर्तमान समय में आज़ादी के पश्चात कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र ना रहे या फिर स्वतंत्रता से वो एक क्या रहे, दूर ना रहे इस चीज से, ठीक है। तो हर किसी को हर चीज की स्वतंत्रता होनी चाहिए, चाहे वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है, या घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, दूसरे राज्यों में जाके रह सकते हैं, ठीक है, निवास कर सकते हैं, या फिर व्यापार संबंधी जो स्वतंत्रता है वो सारी की सारी कहाँ पर है दोस्तों, यहीं पर ही मिलेगी। प्रेस की स्वतंत्रता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी स्वतंत्रता का जिक्र यहाँ पर किया गया है आर्टिकल 19 से लेके आपके 22 तक, ठीक है। इनमें हम इन डिटेल चर्चा करेंगे दोस्तों, इनको बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करेंगे जब हम इनको एक एक करके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 24 और 23, आर्टिकल 24 और 23 में हम बात करने वाले हैं किसकी, शोषण के विरुद्ध अधिकार की हम बात कर रहे हैं, करने वाले हैं। इसमें हम जो फोर्स लेबर होता है, जो श्रम बल होता है, ठीक है, उसकी हम बात करेंगे बहुत खतरनाक तरीके से यहाँ पे इसमें चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर इसमें मुद्दे आने वाले हैं वर्तमान समय में जो हो रहे हैं, उनको भी ऐड हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पर देखते हैं चौथे नंबर पे हमारा एक राइट आएगा, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से लेके 28 तक इसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अर्थात राज्य का तो कोई धर्म नहीं होता, राज्य का कोई धर्म नहीं होता, इसी के बारे में चर्चा हम करेंगे आगे चल के कि धर्म की स्वतंत्रता क्या है। दूसरी बात क्या है, मैं किस धर्म से बिलोंग करता हूँ, मुझे कोई और सा धर्म अपनाना चाहिए या नहीं चाहिए, इस चीज़ का डिसीजन मैं करूँगा, कोई और नहीं करने वाला। वो चीज़ ज़बरदस्ती मेरे ऊपर थोपी नहीं जा सकती। अगर मुझे अपने धर्म में विश्वास नहीं है, मुझे दूसरा धर्म अपनाना है, तो मैं अपना सकता हूँ। भारतीय संविधान मुझे इस चीज़ का अधिकार देता है, ठीक है। मुझे दूसरे धर्म का प्रचार प्रसार करना है तो मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, भारतीय संविधान मुझे इस चीज़ का अधिकार देता है। तो दोस्तों यहाँ पर धर्म से जुड़ी हुई बहुत सारी स्वतंत्रता की हम बात करने वाले हैं इस आपका राइट नंबर 4 में। राइट नंबर 5 की बात करते हैं, राइट ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर। जिस देश में हम रह रहे हैं यहाँ की संस्कृति और जो शिक्षा है ये उच्चतम है, ठीक है। तो शिक्षा एवं संस्कृति का जो अधिकार है दोस्तों, ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है आपका 29 और 30 में। देखिए दोस्तों बात यह है कि जब किसी समाज में जब कोई बड़ा वर्ग होता है, बड़ा वर्ग मतलब पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वहां पर उनके ये दिक्कत नहीं होती है। तो आपने मान लें कि यहाँ पर एक पूरा कॉलोनी है, यहाँ पर 1000 लोग रहते हैं, 1000 लोगों में से जो 900 लोग हैं वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन से हैं या कास्ट से हैं, और यहाँ पर 10 लोग किसी से हो गए, 10 लोग किसी से हो गए, 10 लोग किसी से हो गए, इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो इनकी माइनॉरिटी है, यहाँ पर जो ये अल्पसंख्यक है, क्योंकि अल्पसंख्यक 2 ही आधार पर होता है, या तो जनसंख्या के आधार पर या फिर आपकी भाषा के आधार पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अल्पसंख्यक लोग हैं दोस्तों, ये वाले जो अल्पसंख्यक, और अल्पसंख्यक कोई भी हो सकता है, ठीक है, मैटर करता है कि किस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं और कहाँ की किस बेस पे हम बात कर रहे हैं। तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करना है, इनको भी अपने शैक्षणिक संस्थान खोलने की अनुमति देनी चाहिए, ठीक है, और दी जाती है। भारतीय संविधान इनको ये अनुमति देता है, इनको ये स्वतंत्रता देता है, इस चीज की फ्रीडम देता है, इनको अधिकार है इनका, ठीक है। तो उन सब की बात करेंगे हम कहाँ पर, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार कि आप अपनी संस्कृति बचाइए और आपको भी शिक्षा का अधिकार है, पढ़ने लिखने का अधिकार है। वो सारी की सारी बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं। उसके बाद में नंबर 6 पर यहाँ पर आता है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जब हम आर्टिकल 13 पढ़ रहे थे। आर्टिकल 13 जब हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 13 क्या कहता है, अनुच्छेद 13 कहते हैं कि किस प्रकार से आप अपने संविधान का इन फंडामेंटल राइट्स का क्या करेंगे, इनका संरक्षण करेंगे, इनको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 13 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की क्या देता है, एक अधिकार देता है, राइट देता है। और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 का उपयोग करके फंडामेंटल राइट्स को बचा सकता है। और इसी प्रकार से हाई कोर्ट यहाँ पर आर्टिकल
226 का यूज करके फंडामेंटल राइट्स का संरक्षण कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने बात करी है। अब आप लोग कहेंगे हैं कि यहाँ पर 7 हमारे क्या होते थे, 7 मौलिक अधिकार होते थे, 7 फंडामेंटल राइट होते थे। तो 7वें नंबर का जो था, जो 6ठे नंबर पे आता था एक्चुअली, ठीक है, उसको क्या कर दिया, राइट ऑफ प्रॉपर्टी जो था, संपत्ति का जो अधिकार था, इसको कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट इनटू लीगल राइट। ठीक है, उसको एक क्या बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया दोस्तों। ठीक है, इसके विरुद्ध अब हम सरकार से या फिर राज्य से कोई डिमांड नहीं कर सकते। इसके बचाव के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि ये कानूनी अधिकार बना दिया, अब ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं रहा है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इसमें से एक राइट उठाएंगे और उसको पूरे को इन डिटेल हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कोई भी क्या, यहीं से शुरू करेंगे, राइट ऑफ इक्वलिटी से हम बात करेंगे, समानता के अधिकार से, और इसको पूरा इन डिटेल हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान देना दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों अगले क्रम में, और आपको अभी मैंने बताया था कि किस प्रकार से सारे के सारे हमारे मौलिक अधिकार है, तो उनमें से अब एक उठाते हैं। नंबर 1 पे आता है राइट ऑफ इक्वलिटी, समानता का अधिकार। समानता के अधिकार के बारे में हमारे भारतीय संविधान में जो वर्णन किया गया है दोस्तों, वो किया गया है आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक। ठीक है दोस्तों, तो आर्टिकल 14 से, अनुच्छेद 14 से 18 तक हम जितनी भी बातें करने वाले हैं वो सारी की सारी किसके बारे में होगी, वो समानता के अधिकार के बारे में होने वाली है, राइट ऑफ इक्वालिटी के बारे में होने वाली है। तो दोस्तों चलते हैं और बढ़ते हैं अपना पहला आर्टिकल 14 के बारे में, अनुच्छेद 14 के बारे में। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है दोस्तों, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता का तात्पर्य ये है दोस्तों कि जो भी कानून बनाएगा, संसद जो भी कानून बनाएगी, उस कानून की नज़रों में सभी लोग समान होंगे। कानून की नज़रों में सभी लोग एक समान। ठीक है, तो कानून की नज़रों में सभी लोग एक समान होंगे। ये कौन कहता है दोस्तों, ये कहता है हमारे संविधान का आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14। तो दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 15 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 15 कहता है कि जाति, धर्म, वंश तथा लिंग के आधार पर भेदभाव पर रोक। अगर कहीं पर इन आधारों पर भेदभाव होता है तो आप आर्टिकल 15 का उपयोग करके केस जारी कर सकते हैं, केस दर्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, डिसेंट एंड जेंडर, जाति, धर्म, वंश तथा लिंग के आधार पर भेदभाव पर रोक। तो दोस्तों ये आर्टिकल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल है, बहुत बार एग्जाम में देखा गया है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि किस आर्टिकल के तहत, किस अनुच्छेद के तहत इन सब आधारों पर भेदभाव पर रोक का प्रावधान है, तो आपको बताना पड़ेगा कि आर्टिकल 15 है, अनुच्छेद 15 है। तो दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आर्टिकल 16 की। अनुच्छेद 16 क्या कहता है, अनुच्छेद 16 कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक प्लानिंग, लोक नियोजन में अवसर की समानता। क्या कहता है दोस्तों, लोक नियोजन में अवसर की समानता। तो यहाँ पर एक चीज बस थोड़ा सा इसका अपवाद थोड़ा सा क्या आ जाता है, रिजर्वेशन आ जाता है, आरक्षण आ जाता है थोड़ा सा इसमें। लेकिन आरक्षण वाला जो मुद्दा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आरक्षण होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, और है तो क्यों है, और नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए, उन सब बातों के ऊपर हम अलग से एक वीडियो पूरी रिजर्वेशन के नाम पे लेके आएंगे, आरक्षण के नाम पे लेके आएंगे, तब आरक्षण को इन डिटेल हम वहां पे चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करते हैं, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक प्लानिंग की बात करते हैं, किसमें, आर्टिकल 16 में बात करते हैं। ठीक है, सरकारी नौकरी में समानता की यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आर्टिकल 17 क्या कहता है, आर्टिकल 17 इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका आर्टिकल है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत या फिर अस्पृश्यता पर रोक, मतलब छुआछूत।
अब हमने क्या देखा है, अपने प्राचीन इतिहास को अगर हम उठाकर देखें, एंशिएंट हिस्ट्री को उठाकर देखें, तो बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। सबसे पहले क्या था कि सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो वहाँ पर हमें नहीं पता था कि किस प्रकार से समाज को वर्गों में डिवाइड किया गया होगा। लेकिन जैसे ही वैदिक पीरियड आता है तो वहाँ पर थोड़ा सा देखने को मिलता है, तो ब्राह्मण थे, उसके बाद क्षत्रिय थे, उसके बाद वैश्य थे, उसके बाद में फिर शूद्र थे। तो कहीं ना कहीं अब समाज में वर्गों का विभाजन होने लगा था, समाज को बांट दिया गया था। सबसे ऊपर वाले स्तर पर रख दिया गया ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, उसके बाद वैश्य को, सबसे निचले वाले स्तर पर रख दिया गया शूद्र को। ठीक है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं अब क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आने लगी, और ये बात को, इस पूरे के पूरे सिस्टम को, जो वर्ण व्यवस्था वाला सिस्टम था, ये पूरे आज तक भी हमको झेलना पड़ रहा है। ठीक है, तो जो सबसे नीचे वाली कास्ट के लोग हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों के ऊपर अत्याचार आज भी लगातार जारी है। हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, हालांकि शहरी क्षेत्रों में ऐसा लगभग नहीं माना जाता है, लेकिन आज तक भी कुछ गांव कुछ ग्राम ऐसे हैं जहां पर यह प्रथा आज तक भी लगभग निरंतर जारी है कि हाँ, उन लोगों का शोषण अब तक भी हो रहा है। तो दोस्तों इसमें यही बात किया गया कि छुआछूत पर रोक, स्पर्शता पर रोक, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये आपको याद रखना है कि जो छुआछूत है, छुआछूत पर रोक कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग लगाई जाती है, तो आर्टिकल 17 आपको ये अधिकार देता है। ठीक है दोस्तों, तो अब बात ये है, हमारे इसी फंडामेंटल राइट्स में एक एक्ट पढ़ने वाले हैं, आर्टिकल पढ़ने वाले हैं, आर्टिकल 35। तो दोस्तों आर्टिकल 35 जो है, अनुच्छेद जो 35 है, अनुच्छेद 35 संसद को मौलिक अधिकारों पर कानून बनाने का अधिकार देता है, या संसद हैड द राइट, पार्लियामेंट हैड द राइट टू मेक लॉ ऑन फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकारों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है दोस्तों? संसद को है। और संसद को मौलिक अधिकारों पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो कौन देता है? तो ये देता है दोस्तों कौन? हमारे संविधान का आर्टिकल 35 देता है। क्लियर है क्या बस? तो यहाँ पर क्या किया गया, पार्लियामेंट द्वारा एक नियम बनाया गया था दोस्तों, एक एक्ट पारित किया गया था छुआछूत को लेकर कि अनटचेबिलिटी प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1955। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1955 को पारित किया गया था। और ये किस आर्टिकल के तहत है? तो आर्टिकल 17 के तहत ये आता है। अब फिर इसी को ही कन्वर्ट करके, इसी एक्ट को उन्होंने कन्वर्ट करके क्या बना दिया? सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट बना दिया, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 बना दिया। तो अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए, कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1976 किस पर आधारित है, फिर किससे संबंधित है? तो अनटचेबिलिटी या फिर अस्पृश्यता पर रोक से संबंधित है। ये कानून दूसरा वाला था जो इसी में बदलाव करके बनाया गया है। किसके द्वारा? पार्लियामेंट द्वारा, संसद द्वारा। क्लियर है क्या? क्योंकि आपको बताया कि फंडामेंटल राइट्स पर कानून बनाने का जो अधिकार है किसका है? पार्लियामेंट का है। क्लियर है क्या बात? मौलिक अधिकारों पर कानून बनाने का अधिकार संसद का है। और यही चीज हम यहाँ से देख लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस वीडियो पर चर्चा करते हुए, कि फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जब भी संसद कानून बनाती है और उस कानून में हमें कोई दिक्कत लगती है, तो हम लोग कहां पहुंच जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर देता है। ठीक है, उनके सामने दिक्कत खड़ी हो जाती है। तो दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आर्टिकल 18 की, आर्टिकल 18 की। थोड़ा सा नीचे से देखिएगा दोस्त, तो अनुच्छेद 18 क्या कहता है? अनुच्छेद 18 में क्या है? एंड ऑफ टाइटल है, उपाधियों का अंत है। क्या है दोस्तों? उपाधियों का अंत। तो उपाधियों के अंत का क्या मतलब है दोस्तों? किसे कहेंगे आप उपाधियों का अंत? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, उपाधियों का अंत क्या होता है कि जिस प्रकार से आप आर्टिकल 14 में समानता की बात करते हैं, आप
समानता की बात करते हैं और राइट ऑफ इक्वालिटी जो है 14 से 18 तक आपने जितनी भी अभी तक बात करी है, उन सब जितने भी अनुच्छेद हैं उनमें सब में समानता की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी भी समाज के किसी भी वर्ग के किसी भी व्यक्ति को अगर सरकार द्वारा या किसी भी व्यक्ति द्वारा अगर कोई टाइटल दे दिया जाए तो उस व्यक्ति को समाज से अलग बना देता है, उस वर्ग से अलग बना देता है, उसका वो उपाधि, उसका वो टाइटल। तो एक समान कैसे हो गए, समानता कैसे हो गई, समानता का हनन हो गया कि नहीं हो गया। तो अगर कहीं से किसी को कोई टाइटल मिलता है तो उस पर रोक लगाने का अधिकार किसको है, ये हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है, हमारा मौलिक अधिकार है। तो दोस्तों इसी क्रम में हम बात करते हैं, जैसे अगर फॉरेन से, विदेश से किसी व्यक्ति को या पीएम को ही अगर कोई उपाधि दी जाती है, कोई टाइटल दे दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं अब पीएम एक बड़े ओहदे का आदमी है भाई साहब, हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, सरकार का प्रमुख होता है। आपको ध्यान रखना है, जो पीएम है, जो प्रधानमंत्री होता है, वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, और जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, वो हेड ऑफ कंट्री होता है, इस देश का प्रमुख होता है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है क्या? तो कहीं ना कहीं अगर फॉरेन से किसी को, विदेश से किसी को कोई टाइटल मिलता है, कोई उपाधि मिलती है, तो दोस्तों आपको सबसे पहले अनुमति लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है, किससे? राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति को लगेगा कि हाँ ऐसा होना चाहिए तो बिल्कुल, नहीं होना चाहिए तो नहीं। क्लियर है क्या मेरी बात? लेकिन फिर भी भारत के क्षेत्र में कुछ उपाधियां ऐसी हैं जो सर्वमान्य हैं। तो 1954 में, 1954 में भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्मश्री जैसे कुछ उपाधियां चलाई गई थी, इनको प्रकाशित किया गया था। भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये आपको याद रखना है। कब? 1954 में। जैसे ये आगे बढ़ता रहा लगातार, तो क्या हुआ दोस्तों, लोगों ने इसका विरोध किया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें भी उस व्यक्ति को समाज के उस वर्ग से बहुत ज्यादा अलग बनाता था, उसमें अंतर स्थापित करता था, और उसी अंतर को खत्म करने के लिए यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किए गए कि उपाधियों का अंत होना चाहिए। आप एक तरफ बात करते हैं राइट ऑफ इक्वालिटी की, और एक तरफ आप उपाधि देके उनको अलग बना रहे, अंतर स्थापित कर रहे हैं, तो कैसा इक्वालिटी हो गया, कैसा समानता हो गया। तो दोस्तों क्या हुआ, 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार ने इन सबको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जनता पार्टी की सरकार ने इन उपाधियों को क्या कर दिया, ये अंत कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, अब तक लोगों को लग रहा था कि ये सब क्या है, ये उपाधि है, भारत रत्न उपाधि, पद्म विभूषण उपाधि, पद्म भूषण उपाधि, पद्मश्री उपाधि। तो आपको मैं एक बात बता दूं, ये जो वर्ड सामने रखे हुए हैं, ये जो शब्द सामने रखे हुए हैं दोस्तों, ये शब्द कोई उपाधि नहीं है, ये शब्द कोई टाइटल नहीं है, ये है सम्मान, रेस्पेक्ट, और उस सम्मान में दिया गया ये पुरस्कार है, ये उपाधि नहीं है। तो जो लोग इनको उपाधि समझ रहा है कि ये भारत रत्न हो गए, ये भारत रत्न हो गए, उनको समाज से अलग बना दिया, राइट ऑफ इक्वालिटी का हनन कर दिया, उल्लंघन कर दिया, तो ऐसा नहीं है। ये उपाधियां नहीं है दोस्तों, ये पुरस्कार है, ये सम्मान है। भारत के क्षेत्र में, भारत के लिए किसी भी क्षेत्र में योगदान देने वाले व्यक्ति को भारत रत्न दे दिया जाता है। सचिन तेंदुलकर को मिला है, तो भारतीय क्रिकेट के क्षेत्र में कितना बड़ा योगदान उस व्यक्ति का रहा है, तो उनको एक सम्मान दिया गया, ना कि उपाधि दी गई। ठीक है, तो भाई साहब इस प्रकार से यहाँ पर ये कुछ आपके पुरस्कार है या फिर सम्मान इनको आप कह सकते हैं, जो लोगों को दिए जाते हैं। तो इनको बनाया कब गया, 1954 में इनको शुरू किया गया था। 1977 में जनता पार्टी द्वारा इनको समाप्त कर दिया गया, जब लोगों ने इनका विरोध किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर से इंदिरा गांधी की सरकार आई थी और 1980 में इन्हें फिर से स्टार्ट कर दिया कि हाँ ये सब चीजें एक उपाधि नहीं है, ये सब चीजें एक टाइटल नहीं है दोस्तों, ये पुरस्कार है या फिर एक सम्मान है। क्लियर है क्या मेरी बात? तो यहाँ से हमने राइट ऑफ इक्वालिटी की बात करी है दोस्तों, जिसमें हमने आर्टिकल 14 to 18 बात किया है। हालांकि अभी इनके अंदर बहुत सारी बातें हैं, इनके अंदर अभी बहुत सारी बातें हैं, और इन डिटेल अगर हम पढ़ें इनको, इन डिटेल अगर इनको एक्सप्लेन करेंगे और पढ़ेंगे, तो दोस्तों इसी वाले चैप्टर में, इसी वाले एक हेडिंग में कम से कम 1 घंटे की क्लास चाहिए। और तब भी अगर ये हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वो बात है उच्च स्तर की। ठीक है, वो बात है पीसीएस स्तर की, वो बात है यूपीएससी स्तर की। ठीक है, तो आप डिसाइड करिएगा आपको यूपीएससी एग्जाम देना है या फिर कोई वनडे एग्जाम देना है।
ठीक है, हमारा जो पर्पज़ था इन वीडियो लेक्चर के जरिए आपको ये पॉलिटी सिखाने का कि आप लोग क्या करें। आपका अभी यूपीएसआई का टारगेट है, यूपीएसआई का जो टारगेट है आप उसको एक बार अचीव कर लीजिएगा। जैसे ही मेरा यहाँ से कोर्स खत्म होता है इसका लेवल दोबारा से बढ़ा दिया जाएगा, दोबारा पढ़ लेना। लेकिन अभी जो आपका टारगेट है उससे आप लोग ना भटकें। इस बीमारी के समय में जितना आप लोग बच के रहेंगे उतना ही सही है। ज़्यादा दिन की बात नहीं है, 1-1.5 महीना और काट लीजिए बढ़िया तरीके से अपने घर पे रह के, ठीक है। तो बाहर मत निकलिएगा भाई, जितना बच के रहोगे इतना ही ठीक है, ठीक है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और अभी से क्या है, लगातार रिक्वायरमेंट आ रही थी कि उत्तराखंड की क्लासेस, तो उत्तराखंड के लेक्चर्स भी हम लोग कल या परसों से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। लगातार अब आपकी उत्तराखंड की क्लासेस होंगी और उस उत्तराखंड को हम लोग बिल्कुल जीरो से लेकर चलने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। बीच में सर की तबीयत खराब होगी तो इसलिए नहीं आ पाए, लेकिन अब से क्या होगा, लगातार आपके लिए वीडियो आएंगी और जीरो से आएंगी, बिल्कुल स्टार्ट से आएंगी। कहाँ से उत्तराखंड शुरू हुआ, ठीक है। एक बार अगर इतिहास शुरू होगा तो शुरू से होगा, प्रागैतिहासिक काल से लेके आपका मॉडर्न तक आएंगे, पूरा का पूरा 1947 तक आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं आगे, मिलते हैं अगले लेक्चर में नई बातों के साथ में। तब तक के लिए अपना नमस्कार।